दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, दो वर्ग वहाँ पर ज़रूर रहते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो सरकार की नीतियों से संतुष्ट दिखाई पड़ता है, और वहीं पर एक वर्ग ऐसा भी होता है जो कि बदलाव की ख्वाहिश रखता है। कुछ नीतियाँ उसे पसंद नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो प्रशासन में या फिर सत्ता में बदलाव चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बीच एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट कहाँ पर जाकर खड़ा होता है। एक एस्पिरेंट की चाहत तो बस एक नौकरी से अधिक नहीं होती है। वैसे भी दुनिया में जितने भी बदलाव होने हैं हो जाएं, जो कुछ भी होना है हो जाए, लेकिन अगर आपकी अपनी निजी अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर आप जॉब नहीं करते हैं, या यूँ कहें सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आप दो पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज में आपकी क्या स्थिति होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। कभी कभी तो जीवन में जो गुजर बसर होता है वो करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सारी बात का निष्कर्ष ये कि इन सारी चीज़ों के बीच एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट बस यही चाहता है कि पाक साफ तरीके से, पारदर्शिता के साथ नौकरियां आएँ, पर्याप्त संख्या में आएँ, और मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल सके। साथ ही साथ ये भी कि ऐसे जो एस्पिरेंट होते हैं वो यही चाहते हैं कि जितनी मेहनत उसी के हिसाब से लोगों को उसका पारितोषिक, यानी कि जॉब भी मिलनी चाहिए। और ये व्यवस्था बनाए रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि सिस्टम ठीक से काम करता रहे। और इसी के मद्देनज़र आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से देखा जाए, मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं करूंगा, लगभग अगर आप 2000 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई गई हैं, लगभग सभी पार्टियों की सरकार बन चुकी है, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसकी व्यवस्था से स्टूडेंट पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई देते हों। अगर हम बात करें नौकरी सरकार के बारे में, तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार जब सरकार बन रही है तो बहुत सारी नौकरियां आएँ, और सभी जो एस्पिरेंट हैं जितनी मेहनत उसी के हिसाब से उसको उतना पारितोषिक मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि नौकरियां नियमित समय से आएँ, एक निश्चित समय सीमा में पूरी हों। तो अगर इतना हो सके तो सभी एस्पिरेंट को एक बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जनादेश के मामले में, तो जनादेश के बारे में आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और साथ ही साथ अखबारों पर, टेलीविज़न पर और अन्य जगहों पर बहुत सारा वक्त लोगों ने गुजारा होता है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो एक निष्कर्ष है उसको मात्र कुछ शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है। फिलहाल लेकिन आपने ये भी देखा कि राजनीति में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है कि कुछ भी यहाँ पर अस्थाई नहीं होता है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें मुख्य रूप से दो ही पार्टियां प्रमुख रहीं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बाकी के जो उम्मीदवार रहे उनकी तो बहुत सारे लोगों की जमानत तक बची नहीं। विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन और सपा को छोड़ बाकी सभी दलों और निर्दलीयों की जमानत जब्त हो गई। साफ है कि वोटरों ने दो दलों की सीधी लड़ाई को तरजीह देते हुए अन्य सभी प्रत्याशियों को नकार दिया। राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बसपा भी अपनी जमानत बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा झटका बसपा को लगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हुई थी, और बाकी 9 सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों ने जमानत बचा ली थी। बात यहाँ पर प्रयागराज की हो रही है, लेकिन इस बार बसपा किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचा नहीं सकी। यही हालत कांग्रेस की भी रही। राष्ट्रीय दल कांग्रेस की भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई सिर्फ भाजपा और उसके गठबंधन दल और सपा के बीच ही नजर आई। तो अब इसके बारे में बहुत अधिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुद्दे थे वो यही थे कि जो दो प्रमुख पार्टियां थीं उनके जो मुद्दे थे बस यही जो है प्रासंगिक रहे। बाकी के जो मुद्दे थे उसको दरकिनार करके यहाँ पर जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिए हैं। और बाकी का जो ये आंकड़ा है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर ये क्लिप आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस बार नोटा भी खूब चला है। तो प्रयागराज की बात करें तो जिले की सभी 12 विधानसभा सीटों पर नोटा भी खूब दौड़ा है। कुल 18,621 मतदाताओं ने उम्मीदवारों को नकारते हुए नोटा का बटन दबाया, मतलब कोई भी उम्मीदवार उन्हें पसंद नहीं आया। जिले में कुल 169 उम्मीदवारों ने चुनावी दंगल में हिस्सा लिया था। यदि बड़ी पार्टी के उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी उम्मीदवार वोट पाने के मामले में नोटा से ही पिछड़ गए हैं। इनमें मेजा से कांग्रेस की प्रत्याशी शालिनी द्विवेदी और हंडिया से
कांग्रेस प्रत्याशी रीना कुमारी बिंद के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें नोटा से कम वोट मिले हैं। तो आप पूरी स्थिति यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिला के पंजाब में तो कांग्रेस भी पूरी तरह से फेल नज़र आई। बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जो कि इस चुनाव में हार गए, जिनके हारने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। फिलहाल यहाँ पर कुछ चेहरे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में ये लगता था कि ये लोग नीति नियंता हैं, लेकिन फिलहाल अपनी भी सीट ऐसे लोग बचा नहीं पाए हैं। तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 272 सीटें मिली हैं, जबकि प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 126 सीटें मिली हैं। और इसी के साथ कुछ और भी चेहरे हैं, जैसे कि सियासी सुरमा जिन्हें आप कह सकते हैं, तो ऐसे सुरमा भी अपने चुनाव को हार चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राम गोविंद चौधरी, अजय कुमार लल्लू, स्वामी प्रसाद मौर्य, एसपी बघेल, रामवीर उपाध्याय, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र तिवारी और संगीत सोम ये अपनी सीट बचा नहीं सके। पंजाब की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और यू जॉय कुमार भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। यू जॉय कुमार तो ये कहाँ से थे? मणिपुर से थे। गोवा से बात करें तो उत्पल पर्रिकर भी अपनी सीट हार गए हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और अजय कोठियाल भी अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको अर्जित नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल चुनाव में ऐसा होता रहता है, और वैसे भी जब कुछ बदलना होता है तो वो बदल ही जाता है। उसके लिए कोई व्यक्तिगत तौर से कितना भी बड़ा बदलाव क्यों न करो, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और इसमें जो कुछ भी जनता दे उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और कहा जाता है ना कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो जो कुछ भी है अब फिलहाल आपके सामने है, और भारतीय राजनीति का यह दौर भाजपा के लिए सुखद रूप से ऐतिहासिक है। देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली जीत कुशल राजनीतिक प्रबंधन की एक बेहतरीन मिसाल है। ये जो देख रहे हैं आप, ये हिंदुस्तान का संपादकीय है, जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि ज़मीन से लेकर टेबल तक और रणनीति से लेकर वोट की राजनीति तक जो घटा है वह अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। भाजपा को साफ तौर पर पता था कि महामारी की वजह से देश कैसी समस्याओं से गुजर रहा है, और समस्याओं की तेज तलवार पर एक पार्टी कैसे कितने समय तक टिक सकती है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड की चर्चा छोड़ भी दें तो अकेले उत्तर प्रदेश का हाथ से निकल जाना भाजपा के लिए क्या मायने रखता, इसे नरेंद्र मोदी के केंद्रीय और योगी आदित्यनाथ के राज्य नेतृत्व ने बहुत बेहतर तरीके से समझा था। तो नतीजे सामने हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरी पार्टियों के लिए भी अग्नि परीक्षा की ही तरह था, पर इन पार्टियों की मेहनत में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों ने कड़ी मेहनत की हो, लेकिन सच ये है कि समग्रता में इस भाजपा अपनी मेहनत से बहुत आगे निकल चुकी है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही संक्षेप में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी मैंने पहले ही से कहा कि आप लोग इस मामले में कहीं न कहीं मुझसे अधिक अच्छी एनालिसिस करते हैं, और ये जो सेशन है बस इसके लिए है कि व्यवस्था में बदलाव हो या ना हो, फिलहाल आपको बदलाव क्या करना है कि आप इतनी मेहनत करो कि कम से कम अपने आप को आप इस्टेब्लिश कर पाओ, अपने आप को आप सुरक्षित कर पाओ, और ऐसी जगह पर, ऐसी कुर्सी पर खुद को बैठा सको ताकि दुनिया आपको भी सलाम करती रहे। तो आने वाला जो भी समय है ये आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। आप खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, और इस साल आपको भी एक शानदार नौकरी मिल सके, समाज में आपकी इज्जत बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सेशन पे समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे हम एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।